बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क स्लिप को। वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों को हम कहते हैं वर्टिब्री, और वर्टिब्री के दरमियान एक कुशन की तरह की नरम डिस्क होती है जिसे हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ये पैरेट कलर से मैंने दिखाई हुई है, और इस वर्टिब्रल डिस्क की लोकेशन या स्ट्रक्चर में तब्दीली की कंडीशन को हम कहते हैं डिस्क स्लिप। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज ये मैंने पिंक कलर से वर्टिब्री दिखाई हुई हैं। ये एक वर्टिब्री है, वर्टिब्री के ऊपर इस तरह से ये एक इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है और इसके ऊपर दूसरी वर्टिब्री होती है, यानी ये वर्टिब्री और दरमियान में ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ये इसका साइड व्यू है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखना चाहें तो ये ऊपर वाली डिस्क को हटा के ये डिस्क, इसको अगर हम ऐसे करें तो हमें ये स्ट्रक्चर नजर आता है। अब ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क के दो हिस्से हैं। एक बैरूनी हिस्सा इसका ये एनुलस फाइब्रोसिस, ये फाइब्रो कार्टिलेज पर मुश्तमिल है, बड़ा मजबूत रिंग है। इसके अंदर सेमी फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसिस को मैंने ये पर्पल कलर से दिखाया हुआ है। अब देखिए वो कह रहा है कि हर इंटरवर्टिब्रल डिस्क के हर वर्टिब्री के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि कुशन की तरह के पैड का काम करती है, यानी सरहाने के तौर पर काम करती है। अब उसका अंदरूनी हिस्सा न्यूक्लियस पल्पोसिस, इनर सेमी फ्लूइड एक्ट एज ए रबर बॉल, ये रबड़ की गेंद की तरह काम करता है, यानी ये उछलता है। गिव इलास्टिसिटी, ये इसको लचक फराहम करता है, और कंप्रेसिबिलिटी यानी वजन को, दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत देता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। इसके बाहर देखें तो एनुलस फाइब्रोसिस है जो कि स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। इसका काम है होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्री। देखें दो वर्टिब्री को ये क्या करता है, जोड़ के रखता है एनुलस फाइब्रोसिस। अब देखें इसका फंक्शन क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये झटकों को बर्दाश्त करती है ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। और या थोड़ा सा बेंड लिटरली, जब हम लेटरली बेंड करते हैं, लेटरल कहते हैं साइडों को, मसलन इस तरफ बेंड होना या इस तरफ बेंड होना, तो जब हम इन दोनों तरफ बेंड होते हैं तो तब भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करती है। फिर इस डिस्क स्लिप की वजूहात क्या हो सकती हैं, काज कह रहा है फिजिकल ट्रॉमा। ट्रॉमा कहते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशन। अब वो जो आपका रिस्पॉन्स होता है किसी अचानक आने वाली स्टिमुलस की तरफ, वो बाज़ दफ़ा फिजिकल भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा इमोशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रॉमा यानी कोई चोट लगना, मसलन स्पाइंस कहते हैं ये वर्टिब्री को चोट लगना, ख़ास तौर पर वाइल बेंडिंग फॉरवर्ड वाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। मसलन जब हम किसी भारी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इस तरह बेंड करते हैं, मसलन आप इस तरह से खड़े हैं, जब ऐसे बेंड करेंगे तो अब ये वर्टिब्री आपकी ऐसे झुकेंगी, तो जब उन पे वजन पड़ता है तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये हिल जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हर्निएटेड डिस्क और स्लिप्ड डिस्क, यानी डिस्क स्लिप हो जाती है, उसको हम हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। हर्निएटेड डिस्क की मुख्तलिफ कंडीशन है। यहाँ पे एक और चीज़ ज़हन में रखें, ये गलतफहमी यह है कि डिस्क स्लिप का मतलब है कि सारी की सारी डिस्क स्लिप होकर बाहर आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसकी मुख्तलिफ कंडीशन है। देखें अब ये एक नॉर्मल डिस्क आपको नज़र आ रही है, और जब इस पर फ़र्ज़ करें वज़न डलता है तो ये कंडीशन है जी बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग से मुराद ये है कि ये बाहर वाला एनुलस फाइब्रोसिस टूटता नहीं है, बल्कि उस पर जब वजन पड़ता है ना तो वो एक तरफ से एक उसका उभार सा बन जाता है, बड सी बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं बल्जिंग डिस्क। और एक दूसरी कंडीशन है जब ये एनुलस फाइब्रोसिस किसी खास जगह से टूट जाता है। जब देखें एनुलस फाइब्रोसिस टूट जाएगा तो अंदर से न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर को निकलेगा। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा, ये इसका टॉप व्यू है या साइड व्यू है। ये अंदर से न्यूक्लियस पल्पोसिस निकला और ये निकल के प्रेस कर रहा है ये हमारी देखें स्पाइनल नर्व को। ये येलो कलर में आपको स्पाइनल नर्व नजर आ रही है। अगर यहां से हम देखें तो आपको ये स्पाइनल नर्व्स नजर आ रही हैं, और ये दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है, और ये ऊपर आपको देखें ये पीछे स्पाइनस प्रोसेस, ये जो पीछे हड्डी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी बाहर को निकली दरमियान की, ये स्पाइनस प्रोसेस है, और ये दोनों जोन से ये ट्रांसफर्स प्रोसेस है, और ये जो है यह है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट ये वर्टिब्री के जॉइंट को कहते हैं। तकरीबन आप कह लें कि ये वाला जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट ये फेसिट कहलाते हैं, तो ये वही दिखाया गया है। तो अब देखें दूसरी हर्निएटेड डिस्क में यहाँ पे अंदर से न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये यहाँ से एनुलस फाइब्रोसिस टूटा और न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर निकला, और इसने ये देखें स्पाइनल नर्व को प्रेस किया। जब ये स्पाइनल नर्व को प्रेस करेगा, यहाँ से भी देखें स्पाइनल नर्व को प्रेस कर रहा है,
तो बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की दर्द की कैफियत होती है, और यह या तो स्पाइनल नर्व को प्रेस करता है और बाज़ दफ़ा ये दरमियान में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी जाके प्रेस करता है। तो इतनी शदीद दर्द होती है, एक किस्म की हड्डी इमोबलाइज हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं जी इसके इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स मैंने बता दिए। रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, यानी ये एनुलस फाइब्रोसिस का टूटना, ये यहाँ से टूट गया है। फॉलोड बाय द प्रोट्रूजन ऑफ स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस, यानी उसके बाद प्रोट्रूजन कहते हैं बाहर निकलना, जिस तरह ये न्यूक्लियस पल्पोसिस प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर निकल रहा है। और स्पंजी न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये नरम न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। इफ प्रोट्रूजन से बाहर ये जो बाहर चीज निकली है यानी न्यूक्लियस पल्पोसिस, प्रेस ऑन द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व, अगर ये स्पाइनल नर्व पे जिस तरह देखें प्रेस कर रहा है, या स्पाइनल नर्व पे प्रेस कर रहा है या ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करे, तो होता क्या है, एक्साइटिंग फ्रॉम द कॉर्ड। तो ये जो नर्व होती है ये स्पाइनल कॉर्ड से एक्साइटेड होती है, जनरेट पेन और इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कह रहा है कि ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट, यानी इस हड्डी को इमोबिलाइज करना होता है, हरकत ना करे। ट्रैक्शन कहते हैं दो हड्डियों को खींच के अपनी पोजीशन पे लाना। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज यहाँ से अगर कोई हड्डी टूटती है और वो ऐसे हो जाती है तो हम खींच के उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रैक्शन यानी हड्डियों को खींच के ओरिजिनल पोजीशन पे लाया जाएगा। या हम पेन किलर लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो उस वर्टिब्री को सर्जरी के लिए यानी ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया जाता है। अब इसी तरह डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में अगली जो कंडीशन है वो है स्पॉन्डिलोसिस। ये क्या है, इमोबिलिटी और फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स। वर्टिब्रल जॉइंट्स बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाते हैं, हरकत नहीं करते, वो आपस में फ्यूजन की वजह से। देखें यहाँ पे जिस तरह ये हर्निएटेड डिस्क, उसके बाद ये अगली जो कंडीशन है थिनिंग ऑफ डिस्क। ये ओल्ड एज वगैरह में क्या होता है, ये एनुलस फाइब्रोसिस ये वीक हो जाता है, ये थिन हो जाता है, और बाज वर्टिब्री के दरमियान ये बिल्कुल रप्चर हो जाता है, थिन होता होता ख़त्म हो जाता है और वर्टिब्री आपस में बिल्कुल फ्यूज़ कर जाती हैं। यहाँ पे देखें ये एनुलस फाइब्रोसिस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये बिल्कुल फ्यूज हो गई हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। और ये जॉइंट बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाता है, बिल्कुल हरकत नहीं करता। और जैसा कि सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन में अगर ये इस वर्टिब्रे के दरमियान ये कंडीशन हो तो वो क्रॉनिक होती है, बहुत ज़्यादा शदीद होती है। और इसकी वजह क्या होती है, हर्निएटेड डिस्क या एजिंग, यानी डिस्क के अपनी जगह से हिलने की वजह से या एजिंग की वजह से ये स्पॉन्डिलोसिस कंडीशन होती है। अगली एबनॉर्मलिटी है सियाटिका। एक नर्व है जिसका नाम है सियाटिक नर्व। यह हमारे लोअर स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और नीचे हमारी टांगों की तरफ जाती है। यही वो नर्व है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है, जोड़ती है हमारी टांगों के साथ। और इस सियाटिक नर्व में इंजरी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं सियाटिका। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम है स्टैबिंग पेन। स्टैब कहते हैं किसी को छुरी से मारना। जिस तरह छुरी की नोक चुभती है या कोई सुई चुभने वाली चीज़, तो ये इसकी दर्द भी वो चुभने वाली होती है, जो कि रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ सियाटिक नर्व। रेडिएट का मतलब है वो आगे जाती है, वो दर्द फैलती है। कोर्स कहते हैं रास्ते को। कौन सा रास्ता, सियाटिक नर्व का रास्ता, यानी टांगों की तरफ वो दर्द फैलती है। और इसकी अगला सिम्टम वीकनेस हो सकता है, नमनेस, यानी नमनेस कहते हैं बेहिस्सी। इसके काज क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। पहली वजह है इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल सियाटिक नर्व, यानी प्रॉक्सिमल ये शुरू वाला जो सियाटिक नर्व का हिस्सा है, इसमें इंजरी। अब सियाटिक नर्व में इंजरी किस वजह से हो सकती है, उसकी वजूहात हो सकती हैं ड्यू टू फॉल, गिरने की वजह से। हर्निएटेड डिस्क, डिस्क का अपनी जगह से हिल जाना, जिस तरह अभी हम ये पढ़ चुके हैं। फिर इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू बटक। बटक कहते हैं कूले, कूलों में अगर इंजेक्शन सही तरह से ना लगे, अगर वो इंजेक्शन की जो नीडल है वो सियाटिक नर्व को अगर वो टच करे, उसको हिट करे, तो इस वजह से ही हो सकती है। फिर पेल्विक इंजरी, कूलों की इंजरी या ट्यूमर इसकी वजह हो सकती है। फिर इसकी वजह से होता है क्या, कह रहा है कि नंबर ऑफ लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट। लोअर लिम्ब कहते हैं नीचे वाली टांगें। इम्पेयरमेंट से मुराद है लॉस, और या तो किसी बॉडी का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाए या एबनॉर्मल हो जाए, लॉस और एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी फंक्शनिंग। अब देखें इस वजह से हमारी ये जो टांगे हैं इसका फंक्शन या तो लॉस हो जाएगा या थोड़ा एबनॉर्मल हो जाएगा। वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड अपॉन प्रिसाइज नर्व रूट इंजर्ड, यानी ये डिपेंड करता है कि ये जो नर्व
इस नर्व रूट ये कितना इसमें इंजरी आई है। अगर इसकी इंजरी ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट ज़्यादा है, यानी वो जो हमारा जिस्म कैसा वो काम करना छोड़ देगा। अगर इंजरी कम है तो उसके काम में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। फिर सियाटिक नर्व इज़ कम्प्लीटली ट्रांजैक्टेड, अगर ये सियाटिक नर्व मुकम्मल कट जाती है या मुकम्मल कट जाती है तो लेग्स बिकम कम्प्लीटली यूजलेस, तो नीचे वाली जो टांग है वो मुकम्मल नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी। फिर जी कैन नॉट फ्लेक्सड, इस कंडीशन में क्या है, टांग फ्लेक्स नहीं कर सकती, यानी वो मूव नहीं कर सकती। फ्लेक्स से मुराद है कि वो हरकत नहीं कर सकती, उसमें बेंडिंग नहीं हो सकती। फुट एंकल मूवमेंट इज लॉस्ट, पाँव की या हमारे घुटने की हरकत ख़त्म हो जाती है। अब इसकी रिकवरी स्लो एंड इनकम्प्लीट, रिकवरी बहुत स्लो है या नामुकम्मल रिकवरी होती है। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी है जी आर्थराइटिस, ये लफ्ज़ निकला है आर्थ्रॉन, आर्थ्रॉन से मुराद है जॉइंट और आइटस से मुराद है इन्फ्लेमेशन, तो इसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। अब ये इन्फ्लेमेटरी और डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी इसमें सोजश भी होती है और डीजनरेशन, यानी जो जॉइंट है वो डीजनरेट भी होता है, टूटता भी है। सिम्टम के अंदर पेन, स्टिफनेस, स्टिफनेस से मुराद है सख्ती, ऐसी सख्ती जो कि पेनफुल हो, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स पे। क्रैकिंग साउंड, जॉइंट्स पे आवाज़ें आती हैं जिस तरह जॉइंट्स आपस में, हड्डियां आपस में मदगम हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। अगर कोई शख्स बैठता है तो उसको उठते वक्त दर्द होती है और शुरू में काम करते वक्त दर्द होती है, और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि मुस्तकिल हड्डी जॉइंट्स में दर्द होती रहती है। अब इसकी दो फॉर्म है, एक है एक्यूट फॉर्म और एक है क्रोनिक फॉर्म। एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट कहते हैं सडन, कि कोई सडन कंडीशन, यानी अचानक कोई दर्द हो, वो शदीद तो हो लेकिन थोड़े वक्फे के लिए हो। जबकि जो क्रोनिक कंडीशन है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये लंबे अरसे तक होती है, और ऐसी बीमारी जो कि हमारी उम्र के साथ रिलेटेड हो, उम्र के साथ वो बढ़ती जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक। तो एक्यूट बीमारी शदीद होती है लेकिन ये थोड़े वक्फे के लिए होती है, क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब एक्यूट फॉर्म आर्थराइटिस की क्या है, बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरिया की वजह से, और इसका इलाज कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से। क्रोनिक फॉर्म तीन तरह की हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये क्या है, इसमें वो कहता है कि मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स थिकन्स। अब देखें ये एक हेल्दी जॉइंट है, जबकि ये जो कंडीशन आपको नजर आ रही है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। देखा जाए तो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन आप देखें ये थिक हो गई है, ये इन्फ्लेम हो गई है, सोजश, इसमें सोजश आ गई है, सूज गई है, थिकन या इन्फ्लेम्ड। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें योर इम्यून सिस्टम अटैक ऑन योर ओन हेल्दी सेल बाय मिस्टेक, गलती से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही नॉर्मल सेल पर अटैक कर देता है और उसमें यहाँ पे वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन, सोजश पैदा करेगा। दूसरी है जी ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो हड्डी को कहते हैं और आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स पे, हड्डी के जॉइंट्स पे सोजश। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जो आस्ता आस्ता एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसमें क्या होगा, फ्लूइड प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड, फ्लूइड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखें ये ओस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है कि हड्डी के किनारों पे जो कार्टिलेज है, जैसा कि यहाँ पे रेड कलर में कार्टिलेज नजर आ रहा है, यहाँ पे वो कार्टिलेज खत्म हो जाता है, या तो खत्म हो जाता है या डीजनरेट यानी थोड़ा हो जाता है, और जब वो कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो यहाँ पे फ्लूइड प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। जब फ्लूइड प्रोडक्शन कम होगी तो फ्लूइड की वजह से क्या होता है, ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। जब यहाँ पे जब आपस में डायरेक्ट जुड़ेंगे तो ये पेनफुल कंडीशन होगी। इंक्रीज्ड फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी तो दर्द भी ज़्यादा होगी। और तीसरी कंडीशन है जी गाउटी आर्थराइटिस, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, यानी यूरिक एसिड इन द ब्लड इंक्रीज, और ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल है वो जॉइंट में जमा होना शुरू हो जाते हैं। यानी जॉइंट्स के, ये हेल्दी जॉइंट है तो यहाँ पे ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये मैंने पर्पल कलर से लिखा है, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, और इसमें से कोई भी आप कह लें कि 2 पॉइंट्स, मसलन जेनेटिक काज या हार्मोनल काज, इस तरह लॉन्ग भी आ सकता है।
फिर ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके तरतीब से नंबर भी लिखे हैं और उनके जवाब के नंबर भी दिए गए हैं। जैसा कि व्हाट इज़ क्लेफ्ट पैलेट, तो इसका जवाब आप ये नंबर 1 से नंबर 1 तक आप करेंगे। इसी तरह ये दूसरा सवाल आप दे सकते हैं, व्हाट इज़ ओस्टियोपोरोसिस, गिव इट्स क्योर्स। और क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर ओस्टियोमेल्शिया विद रिकेट्स। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिव द कंपोजिशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क या डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड एनुलस फाइब्रोसिस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये जो डिस्क स्लिप है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में अलहदा से आया हुआ है। फिर स्पॉन्डिलोसिस में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लें, राइट सिम्टम्स एंड काज ऑफ सियाटिका। तो ये था आज का लेक्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, व्हाट इज़ द आर्थराइटिस और इसके सिम्टम्स। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।